महीने में डेफिशिएंसी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। एज पर द लेटेस्ट नंबर 1 जून से 17 अगस्त तक रादर 6% की डेफिशिएंसी अब हम दर्ज कर चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि अगस्त में अब तक 40% की डेफिशिएंसी बारिश में दर्ज की जा चुकी है। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर यह हफ्ता चौथा ऐसा हफ्ता है जहां मुनाफा वसूली सोने और चांदी दोनों में जारी है। सो इवन एज थोड़ी सी बढ़त है, उसके बावजूद भी दोनों ही कमोडिटीज यहां पर 5 महीने के लोज पर। बात करेंगे यहां पर कॉटन की भी, जहां पर 1 महीने के लोज पर कारोबार है। चीन की खरीदारी लगातार घटती हुई नजर आई है और उसका असर हमने भावों पे पड़ता हुआ देखा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया, कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा। हम सोने पर बात करेंगे कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा से, साथ ही साथ मौसम का जायजा लेंगे आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जनमनी से। ब्रेक के बाद कॉटन पर भी नजर डालेंगे और इंडिया कॉटन एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट राकेश राठी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले बात यहां पर सोने की कर लेते हैं। और जैसे हमने आपको कहा कि ये चौथा ऐसा हफ्ता है जब लगातार गिरावट यहां पर सोने में देखने को मिली है। इस साल का हाई $2051 प्रति आउंस है, लो ऑफ कोर्स 1860 भी है, लेकिन एज ऑफ नाउ हम 1890 के आसपास के स्तर पर कारोबार करते हुए, यानी कि इस साल की लोअर बैंड पर अब हम यहां पर आ पहुंचे हैं। मनोज जी नमस्कार। आप ऑफ कोर्स क्लियरली यहां पर एक बेयर की तरह जाने जाते हैं और जिस तरह की मुनाफा वसूली लगातार हमने यहां पर आते हुए देखी है, कहां आप देखते हैं सोने में एक सपोर्ट आता हुआ, और जिस तरह की गिरावट सोने के भावों में देखने को मिली है उसका कितना असर आप खरीदारी पे पड़ता हुआ देखते हैं? नमस्कार मनीषा जी। पहला तो मैं बेयर नहीं हूँ, मैं वक्त के साथ बदलता हूँ। जैसे कोविड के पहले आई वाज द फर्स्ट पर्सन, आपके चैनल पे भी बोला था कि भाई गोल्ड रेट बहुत बढ़ जाएंगे, और बढ़ा भी है। गोल्ड और डायमंड दोनों पे मैंने अपना ओपिनियन दिया था, दोनों में काफी तेजी आई। अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मेरा रुख थोड़ा नरम सा इसलिए रहा है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है और जो बाकी फैक्टर्स हैं वो गोल्ड को कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि देखिए, इन्फ्लेशन को यूएस में नीचे लाना बहुत आसान काम नहीं है। वो इनिशियल स्टेज में आ गया क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट था वो 5.5 से एक साल, मतलब 2.5 से एक साल में 5.5 हो गया, जो कि अपने में बहुत बड़ा डिफरेंट लेवल का एक डिसीजन था यूएस में, जो कई वर्षों, कई मतलब डिकेड से नहीं हुआ था। तो इंटरेस्ट रेट अभी वापस लास्ट टाइम जो आया वो थोड़ा सा बढ़ के ही आया है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हाईएस्ट 5.5 पे इंटरेस्ट रेट है, लेकिन इकोनॉमी इज डूइंग गुड। ये आप देखिए कि अभी 2.4% से इंक्रीज किया जीडीपी वहां पे Q2 पे। तो आप देखिए ओवरऑल इकोनॉमी सही चल रही है। और जहां भी कहीं कहीं रिसेशन की भी बात आती है यूके में या यूएस में कहीं भी, तो वहां अब ऐसी बातें हैं, मार्केट का ऐसा सोचे कि वो होगा भी तो एक स्लो डाउन होगा थोड़ा सा, जो सॉफ्ट लैंडिंग होगी और वापस वो वी शेप में वापस ऊपर ले लेगी। तो इन सब चीजों को देख के मुझे क्या, पूरे मार्केट को पहले लगता था कि भाई इस साल इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, फिर बातें होने लगी कि नहीं भाई मार्च में हो गए, अब बातें होने लगी जून 24 तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। तो वो कहीं ना कहीं गोल्ड को दबाव बना रहा। एक चीज और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो चाइना है, आप देखो चाइना में प्रॉपर्टी मार्केट बहुत खराब चल रहा है। वहां आप देखो एनबीएफसी का डिफॉल्ट आ रहा है, और जो प्रॉपर्टी के जो बड़े से बड़े प्लेयर हैं उसमें से 80% कहीं ना कहीं डिफॉल्ट में जा रहा है। सेल्स बहुत पूरा है, और गवर्नमेंट ने भी एक नॉमिनल केवल इंटरेस्ट रेट वहां कम किया, 15 पैसा 2 बार। तो जो कहीं ना कहीं पॉलिसीज थी उसका ये इम्पेक्ट आया। अब क्या होगा कि वहां भी जो इन्वेस्टर पैसा डालेगा वो हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा डालेगा, तो ओवरऑल वहां भी जो है ना, पैसे जो जाएंगे लोग दूसरे मेटल या कोई दूसरे चीजों में ना डाल के पैसे मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वहां भी रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे जी। और सबसे बड़ी बात यह है, अब देखो जो रियल रेट है, यील्ड जो अपना नॉर्मल रेट माइनस इन्फ्लेशन होता है, वो 1.9% के आसपास है यूएस में, जो अभी तक का हाईएस्ट है। कि मतलब कभी याद भी नहीं मुझे कि लास्ट कब ऐसा हुआ था। और वहां पे जनरली 0 से 0.5% तक वो रहता है रियल रेट। तो लोग कहीं ना कहीं अभी बैंकों में वहां पे इंटरेस्ट रेट इतना बढ़िया है और फ्यूचर भी बढ़िया है, तो उसमें ज्यादा डालेंगे, तो गोल्ड को बहुत ज्यादा सपोर्ट वहां नहीं दिख रहा मुझे। यूएस, यूके, हर जगह आप देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की ही कहानी है। एब्सोल्युटली। तो फिर तो मनोज जी, कहां पर एक सपोर्ट आता हुआ देखते हैं आप? आपको लगता है कि जो इस साल के लोज हैं 1860 के आसपास, वो हम एक बार टूटता हुआ देखेंगे, या आपको लगता है कि उन लेवल्स के आसपास सपोर्ट है? देखिए, मेरा तो पर्सनल थॉट प्रोसेस पहले भी रहा है, आपके चैनल पे बताया हूँ, आज भी फिर से बोल रहा हूँ कि ये
100% टूटेगा ही, और वो 1800 के आसपास जाने की पूरी आशंका है। 1800 से 1850, जब ये 2000 था तब भी मैंने आपको बोला था, और उसके यही सब रीजन है जो 1800 से 1850 तक आने की पूरी आशंका है, और 1860 टूटेगा ही। और एक ही चीजें हैं कि कुछ एडवर्स ऐसा कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन आ जाए तो ही इसको गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है ये डॉलर रेट में, नहीं तो ये 1800 से 1850 आने की पूरी आशंका है। राइट, तो 1800 से 1850 तक के स्तर हम यहाँ पर नीचे में सोने में आता हुआ देख सकते हैं। तो अभी भी प्रेशर है और काफी सारे फंडामेंटल्स यहाँ पर ऑफ कोर्स मनोज जी ने गिनाए हैं। धर्मेश, आप कैसे देखते हैं गोल्ड को इंडियन मार्केट्स में, और यहाँ पर क्या रेंज बन सकती है? देखिए, अगर सोने की बात करें तो सोने में प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली बरकरार है, स्पेशली ऑन द डॉलर इंडेक्स साइड। अगर देखिए डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 100 से 103 104 की तरफ रुख बदल चुका है। सेकेंडली आप देखें तो इंटरेस्ट रेट में जो फंडामेंटल जो है वो चेंजेस आ नहीं रहे। दे आर एंटिसिपेटिंग और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। आज के तारीख में 10 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड है वो ऑलमोस्ट 4.71, यानी सेफेस्ट हेवन इन द वर्ल्ड अगर कहते हैं तो 10 ईयर्स यील्ड है, सोना है और जापानीज येन है। जापानीज येन में तो कंटिन्यूस पिटाई चल रही है, डॉलर इंडेक्स फॉर्म दिखा रहा है, और अगर 10 ईयर यील्ड देखिए तो ऑलमोस्ट 470 475 की तरफ आ चुका है। आगे की तो ऑलमोस्ट 1 मंथ तो 5% के ऊपर चल रहा है। तो इसका मतलब है कि एज अ सेफ हेवन मैं फिक्स डिपॉजिट में रखूंगा, ना कि मैं डॉलर में डालूंगा, ना इसे मैं सोने में लगाऊंगा, ना इक्विटी मार्केट में लगाऊंगा जहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो जो मेजर चंक है, जो इंस्टीट्यूशनल चंक होता है, उसका पैसा हमेशा इंटरेस्ट रेट स्वैप्स या फिक्स डिपॉजिट्स में चले जाता है, और यही हो रहा है कि ज्यादा चंक ऑफ मनी आज के तारीख में फिक्स डिपॉजिट्स में उतर रहा है, और फंडामेंटली काफी चेंजेस आ रहे हैं। तो सोने की जो चमक है वो शायद थोड़ी धीमी हो सकती है, या आपको अगर कोई भी उछाल मिले तो मैं सलाह दूंगा कि आप बिकवाली करके चल सकते हैं। इमीडिएट टारगेट मेरा $1850 का रह सकता है आने वाले समय में, और अगर आप पोजिशनली डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मैं 58,000 के निचले स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। एमसीएक्स में रुपया मुझे वीक लग रहा है, 84 तक के लेवल्स आपको आईएनआर में देखने मिल सकते हैं। उस कारणवश आपको ज्यादा गिरावट डोमेस्टिक मार्केट में नहीं मिलेगी, बट यस टेक्निकली मार्केट वीक ही है। ऑल राइट, तो यानी कि बिकवाली करके ही सोने चांदी में कारोबार करना है। 1850 तक के स्तर यहां से देखने को मिल रहे हैं, विच इज अनदर $40 की गिरावट, जिसका मतलब होगा 58,000 रुपए तक के स्तर भारतीय बाजारों में। ये तो बात हुई यहां पर सोने की, लेकिन एक और चिंता जो मार्केट्स को सता रही है वो है बारिश। अगर अगस्त का महीना देखें तो यहां पर काफी बड़ा अब डेफिशिएंसी बनते हुए नजर आ रही है, और जो भी बारिश हो भी रही है वो सिर्फ 2-3 राज्यों में होती हुई नजर आ रही है। बाकी कंट्री में कोई ज्यादा बारिश के यहां पर आसार नहीं है। हमारे साथ IMD के सीनियर साइंटिस्ट RK जनमनी जुड़े हैं। मिस्टर जनमनी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सबसे पहले अगस्त का महीना जो अब तक बीता है उसे आप कैसे समराइज करेंगे? अगस्त का मंथ जो है, जैसे जुलाई हमारा अच्छा रहा, बट अगस्त काफी मतलब डेफिशिएंट अभी तक जो कैटेगरी आ रहा है। और मोस्टली जो मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गुजरात, राजस्थान, मतलब काफी पार्ट्स ऑफ इंडिया में रेनफॉल जो है डेफिशिएंसी है। और ओनली जो हमारा बारिश हुआ है मेनली जो बिहार और मेनली पूर्वोत्तर राज्य और पूर्व राज्य, और सभी को तो मालूम है हिमाचल उत्तराखंड का स्थिति काफी नाजुक है। सो एक तरह से जो हिल्स में है, नॉर्मली जब वीक मानसून होता है या लंबा टाइम स्पेल वीक रहता है, कोई मेजर सिस्टम होता नहीं है, तो ऐसे दिखा जाता है। सो ये अगस्त में रेनफॉल काफी रिड्यूस है, लेकिन अगर टोटल इंडिया जो होल अभी -6% है, और थोड़ा भी मतलब बढ़ रहा है, काल से थोड़ा रेनफॉल अच्छा है। तो अभी जो पिछले 15 दिन से जो सिस्टम नहीं था, लेकिन बंगाल का खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है काल से, और आज भी उड़ीसा बेंगल कोस्ट में है और काफी रेन दिया है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड, इवन मध्य प्रदेश में भी आज हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल आफ्टर 5th अगस्त, फर्स्ट टाइम yesterday हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्टेड ओवर मध्य प्रदेश, बट मेनली जो महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटक रेन काफी कम अभी तक भी है। और ये जो रिवाइवल हो रहा है ये थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी जो लेटेस्ट रीजन वाइज हमारा आया है, तो जैसे -6% ऑल इंडिया है, तो लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में ज्यादा बारिश है, इसलिए एवरेज जो है +9% अभी भी है फ्रॉम 1 जून टू 17 अगस्त। उसके साथ साथ जो बाकी पेनिनसुलर इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है, ये जस्ट नॉर्मल के आसपास है, और पूर्वोत्तर राज्यों में अभी तक भी डेफिशिएंट चल रहा है। तो यही मतलब स्थिति जो है वी आर मॉनिटरिंग, एंड because low pressure system has formed or easterly wind has started over Bihar and Uttar Pradesh, so
we expect it will further pick up the rainfall activity, mainly North India and East Central India, up to Madhya Pradesh. But Maharashtra, Karnataka, Gujarat, we have to wait another 3 to 5 days. Yeah. ऑलराइट, तो जैसे आपने कहा महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में कंसर्न्स यहां पर रह सकती हैं। राजस्थान आप कैसे देखते हैं, क्योंकि काफी सारी क्रॉप्स वहां पर भी बारिश का इंतजार कर रही हैं। जिस तरह का अगस्त अभी तक गया है काफी डेफिशिएंट रहा है, यहां पर क्या एक्सपेक्टेशन? नहीं, I told that major part of India subdued rainfall है और weak monsoon है right from 5th August. So अभी जो रिवाइवल है मेनली मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये एरिया, विदर्भ आल्सो, बट इंक्लूडिंग राजस्थान, गुजरात, ये जो पार्ट है, और मेनली महाराष्ट्र का जो मेजर हिस्सा है, क्योंकि काफी एरिया रेनफेड एग्रीकल्चर है। सो उसके साथ साथ कर्नाटक जो है, इवन जो कर्नाटक में ज्यादा बारिश होना चाहिए। बॉम्बे तो लास्ट टाइम हेवी रेनफॉल जो जुलाई में भी 27-28 में हुआ था, उसके बाद ऑलमोस्ट लास्ट 3 weeks में रेन सिग्निफिकेंट नहीं है। Absolutely. So as of now हम 36 to 40% डेफिशिएंसी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त देख रहे हैं। आप इस नंबर में इंप्रूवमेंट देखते हैं इस अगस्त खत्म होने से पहले? अगस्त का तो जो होप है, मैंने बताया कि पूर्व भारत, उत्तर भारत में थोड़ा जो हिल्स एरिया है, नॉर्थ ईस्ट इलाका है, और सेंट्रल इंडिया में थोड़ा होगा। गुजरात में जैसे फ्रॉम 23rd और 24th maybe some spell will be there, and Maharashtra also we expect some spell after 4-5 days. But very heavy, or the Mumbai kind of rainfall at this time may not happen. Mr. Janamani, also जिस तरह से एल निनो की कंसर्न्स हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि सितंबर भी यहाँ पर एक वॉश आउट मंथ रह सकता है, क्या इतनी बड़ी विजिबिलिटी है अभी आईएमडी के पास? We will come out by, we are already updating the bulletin that the subdued rainfall over West Central India, Maharashtra will continue next 4 to 5 days, and already you have a, very less rainfall in the August. So we work on the real-time basis actually, not to create any panic. And as you know that Indian region has a monsoon also very big complex system. So any system like present one has formed, and if we see today a lot of hope has come, because getting a rainfall up to Madhya Pradesh, getting very heavy is actually it has come also. So we hope that the September month, when we come in August end, we can review actually how much El Nino is impacting. But August actually it has been less rainfall. Yeah. फेयर पॉइंट मिस्टर जानमनी। तो क्लियरली आपसे अगस्त एंड में फिर से बात होगी। जैसे आपने कहा एल निनो का कितना असर है, सितंबर में क्या उम्मीद रह सकती है, ये सब नंबर्स तभी पता चलेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और इन सभी राज्यों के बारे में डिटेल में हमसे बात भी करने के लिए। जहां पर भाव एक महीने के लोज तक गिरते हुए नजर आए हैं, और अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो करीबन 1.5% की गिरावट यहाँ पर भी है। लेकिन दूसरी खबर यह भी है कि साउथ इंडियन कॉटन मिल्स के पास यहाँ पर पर्याप्त स्टॉक नहीं है। हमारे साथ इंडिया कॉटन एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट राकेश राठी हैं। राकेश जी नमस्कार। पहले तो भावों पर ही जानना चाहेंगे। माना यह जा रहा है कि इस बार ग्लोबल सप्लाईज बेहतर हैं, चाहे फिर वो यूएसडीए की रिपोर्ट है या फिच की या इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी की, सबका मानना है कि फसल इस बार ठीक ठाक है ग्लोबली। आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? फसल में थोड़ा पिछले दिनों तो उन्होंने रिवाइज किया था यूएसडीए ने कि अमेरिकन 2 मिलियन बेल से घटाया था जी। तो उसमें तो कोई अच्छी बात तो नहीं है। और इवन चाइना के अंदर भी जो जिंगजियांग प्रोविंस है जहाँ मेजर कॉटन उनके प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे भी वेदर के अंदर काफी खराबी रही थी। मई के अंदर ठंड थी, बर्फ टाइप का काम था, उसके बाद में स्ट्रेस ज्यादा है। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी उत्साह वाली बात है जहाँ तक कॉटन प्रोडक्शन का फिगर जो ये इंटरनेशनल एजेंसीज दे रही हैं। आप कहेंगे प्रॉब्लम फिर डिमांड को लेकर है, क्योंकि चाइना के मेनली जो है वो डिमांड ही डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि पिछले दिनों चाइना के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो बढ़िया नहीं है। उसके चलते हुए वहाँ बैंक ऑफ चाइना ने जो है वहाँ ब्याज की दर भी कम की है, प्रॉपर्टी का वहाँ इशू है, रिटेल सेल्स भी कम है। तो वो सब क्योंकि चाइना बड़ा कंज्यूमर है, उसके वहाँ दिक्कत आती है, तो उसकी वजह से डिमांड में दिक्कत आने की संभावनाएं वहाँ बनी पड़ी है। दूसरा, अभी जो फेड ने भी जो व्यू लिया है वो लिया है अभी इन्फ्लेशन जो है वो
जारी रहेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो ब्याज की दरें हैं उसको लंबे समय तक ऊंचे दर पे रखा जा सकता है। जी हाँ तो दोनों राकेश जी, ऑफ जो कोर्स हैं, इसका इम्पैक्ट भी है, लेकिन इंडियन डिमांड कैसी देखते हैं इन सब के सामने आप? देखिए इंडियन अभी कॉटन महंगी है बिकॉज अभी एक बार शॉर्ट सप्लाई के अंदर हो गई ना जी, मिलों को माल चाहिए तो उनको उम्मीद है अभी आने वाले महीने 2 महीने के अंदर माल आ जाएगा, बट टेम्परेरी जो है उसको मीट आउट करने के लिए थोड़ा सा बाजार यहाँ जो शंकर नीचे में 55-56 हजार बिक गया था, ऊपर के अंदर वो 62,000 रफली आप समझो भी 12-13% की तेजी जो है वो पिछले 1 महीने के अंदर आई है। इसके सामने यान के बाजार भी सुधरे हैं, बट यान के बाजार में इतना सुधार नहीं है जितना कि कॉटन के बाजारों में सुधार है। तो जिस तरह का बाजार है राकेश जी, जैसे आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स या भारतीय बाजारों की बात करें, तो आगे जाके भाव फिर आपको लगता है इसी रेंज में अटकेंगे? नहीं, भागना तो नहीं चाहिए। उसका कारण है जब तक डिमांड नहीं आएगी ना बाहर से, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तो कम प्रोडक्शन भी जो है वो ज्यादा हो जाती है। पॉइंट दैट। राकेश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली इवन एज जैसा कहा गया कि बहुत उत्साहपूर्ण यहाँ पर सप्लाई नहीं है, लेकिन क्योंकि सामने डिमांड नहीं है तो उसका असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। रवि, ये तो बात हुई कॉटन की, और मुझे याद है हमने आपसे पहले कॉटन पे बात भी करी थी और आपका भी व्यू यही था कि बहुत ज्यादा तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल बाकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज देखी जाए वहां पर कोई टॉप ट्रेंड्स? जरूर से कॉटन के अलावा, क्योंकि कॉटन का इंडस्ट्रियल कमोडिटी का एक नेचर है, तो इस हिसाब से जब तक चाइना रिवाइव नहीं होता, जब तक ग्लोबल डिमांड रिवाइव नहीं होती, वहां पे हायर लेवल पे थोड़ा रेस्टिव मूव बना रहेगा। हालांकि मॉनसून पे काफी बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। 5-6 दिन में अगर रिवाइवल नहीं हुआ तो काफी क्रॉप से वहां पे आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इंक्लूडिंग गुवार हो, टर्मरिक हो या ऑयल सीड्स एंड पल्सेस हो। तो मुझे लग रहा है कि ये व्यू लेते हुए आज मुझे कोरिएंडर में एक अच्छी स्ट्रेटेजी दिख रही है एंड प्राइसेस भी काफी टेपिड रहे। 70-200 पे कोरिएंडर बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 7120 एंड अपर साइड 7400 तक के लेवल्स आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। सेकंड स्ट्रेटेजी मेरी गुआर सीट पे रहेगी। लगातार एक कमोडिटी 6000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड आई थिंक जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है 6120 के करीब चल रहा है, वहां पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 6050 और गुआर सीट में ऊपर के साइड 6300 के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो आज अगर टॉप पिक में या आज अगर स्ट्रेटेजी लेने हैं तो गुआर सीड एज वेल एज कोरिएंडर, ये दोनों कमोडिटीज में बाय करके चला जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए जो वेदर न्यूज है या मानसून न्यूज है वो शायद इसके प्राइसेस को अच्छा सपोर्ट करता हुआ दिखे। रवि बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली 2 खरीदारी की राय यहाँ पर एग्री स्पेस में फिर से लौटती हुई, एक तो धनिया और दूसरा गुआर पर आपकी नजर रहनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ ब्रेक